नमस्कार और स्वागत है स्टैंडर्ड्स वॉच के 25वें एपिसोड में, जहां हम आपको स्टैंडर्डाइजेशन की दुनिया की अहम घटनाओं और अपडेट से परिचित कराते हैं। मैं हूं आपका होस्ट ललित यादव। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर और देश में लगातार बढ़ती बिजली की खपत हमारे सामने एक गंभीर राष्ट्रीय चुनौती प्रस्तुत कर रही है। क्या हम ऊर्जा संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी और संतुलित रूप से कर रहे हैं? इसी विषय की गंभीरता को समझते हुए भारत में हर वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ताकि ऊर्जा के संतुलित उपयोग और प्रभावी तकनीकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया जा सके। इसी राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप स्टैंडर्ड्स वॉच का आज का एपिसोड BIS के उन मानकों पर केंद्रित है जो ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देते हैं और भारत की सतत विकास यात्रा का पथ प्रबल करते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं क्विक अपडेट्स पर। BIS ने हाल ही में IS 1893 के तहत भारत के अर्थक्वेक जोनिंग मैप को अपडेट किया है। ये रिवाइज्ड इंडियन स्टैंडर्ड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन के मूल सिद्धांतों, स्ट्रक्चरल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस की विशेषताओं तथा सभी प्रकार की संरचनाओं के लिए जियोटेक्निकल एस्पेक्ट्स के एनालिसिस और ट्रीटमेंट को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। भारतीय मानक ब्यूरो के नोएडा शाखा कार्यालय ने 26 नवंबर 2025 को मानक मंथन का आयोजन किया, जिसमें रिवाइज्ड इंडियन स्टैंडर्ड IS 3315 डायरेक्ट इवेपोरेटिव एयर कूलर पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मैन्युफैक्चरर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच अपडेटेड स्टैंडर्ड की समझ और उसके प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ावा देना था। BIS के कोलकाता शाखा कार्यालय ने 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक हरिरामपुर में आयोजित क्रेता सुरक्षा मेला में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस मेले का आयोजन उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया। BIS के प्रोडक्शन एंड जनरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने 28 नवंबर 2025 को राजकोट में रोलिंग बियरिंग स्टैंडर्ड्स पर अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में बियरिंग्स और उनके कंपोनेंट्स के निर्माण से जुड़े क्षेत्रीय MSME इंडस्ट्रीज के 130 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। BIS ने कोयम्बटूर प्रोडक्टिविटी काउंसिल के सहयोग से 20 नवंबर 2025 को क्वालिटी कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोयम्बटूर उद्यमियों को इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जोड़ना और डिस्कशंस व वर्कशॉप्स के माध्यम से कर्मचारियों के स्किल्स, नॉलेज और इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाना था। BIS के जयपुर शाखा कार्यालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्ड्स तथा BIS के इलेक्ट्रोटेक्निकल डिपार्टमेंट के सहयोग से 13 और 14 नवंबर 2025 को जयपुर में सेफ्टी रूल्स ऑफ लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स एंड मूविंग वॉक्स विषय पर 2 दिवसीय कैप्सूल कोर्स का आयोजन किया। ये कार्यक्रम PWD गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लिए आयोजित किया गया। BIS ने 5 दिसंबर 2025 को बोकारो जमशेदपुर स्थित महादेव बेवरेजेस में एनफोर्समेंट रेड की, जहां बिना वैध BIS लाइसेंस के नकली ISI मार्क वाला पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जब्त किया गया। इसी तरह गाजियाबाद शाखा कार्यालय ने 5 दिसंबर 2025 को दिल्ली में सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया, जिसके दौरान अनिवार्य BIS मार्क के बिना कई खिलौने जब्त किए गए। BIS के कोयम्बटूर शाखा कार्यालय ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुचिरापल्ली के छात्रों के लिए कॉनकॉर्ड हेलमेट एंड सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में एक एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। BIS की हरियाणा शाखा ने IS 2202 वुडन फ्लश डोर शटर्स, पार्ट 1 प्लाईवुड फेस पैनल्स तथा IS 1659 ब्लॉक बोर्ड्स पर 2 दिवसीय कैप्सूल कोर्स का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्ता और इसके अनुरूप अनुपालन को और सुदृढ़ करना था। भारतीय मानकों और गुणवत्ता की बढ़ती स्वीकार्यता के अनुरूप दिसंबर 2025 की पहली तिमाही में IS 14810 कॉपर ट्यूब्स फॉर प्लम्बिंग और IS 16819 मशीनरी फॉर वर्किंग रबर एंड प्लास्टिक्स के लिए ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंसेस प्रदान किए गए।
भारतीय मानक ब्यूरो ने एनर्जी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने और उसे नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण भारतीय मानक विकसित किए हैं। तो आइए मानकीकरण के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण को आगे बढ़ाने में BIS की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हैं। सुबह लाइट स्विच ऑन करने से लेकर रात को मोबाइल फोन चार्ज करने तक ऊर्जा का उपयोग आधुनिक जीवन की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लेकिन ऊर्जा पर यह बढ़ती निर्भरता एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है, क्या हम इसका उपयोग समझदारी से कर रहे हैं? पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं और बढ़ती ऊर्जा खपत के बीच ऊर्जा का स्मार्ट और संतुलित उपयोग अब एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुरूप भारत की विकास स्ट्रेटेजी का उद्देश्य आर्थिक प्रगति के साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना और देश को वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाना है। इसके लिए ये आवश्यक है कि ऊर्जा का एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग किया जाए और इस राष्ट्रीय मिशन को पूरा करने हेतु भारतीय मानक ब्यूरो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एनर्जी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का निर्माण कर तथा उन्हें लागू कर भारतीय मानक ब्यूरो ये सुनिश्चित करता है कि घरों, उद्योगों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में उपयोग होने वाले उपकरण न्यूनतम एनर्जी वेस्टेज अवधारणा के साथ काम करें। IS 12615 जैसे मानक जो एनर्जी सेविंग AC इंडक्शन मोटर्स के लिए हैं और IS 16476 जो LED बेस्ड सोलर लैंटर्न से संबंधित हैं, भारत के ऊर्जा तंत्र की मजबूत आधारशिला को सुदृढ़ करते हैं। BIS की भूमिका केवल एफिशिएंसी सुनिश्चित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सोलर और विंड ऊर्जा का विस्तार करते हुए और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नवीनतम टेक्नोलॉजीज को अपनाकर भविष्य की नींव रख रहा है। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को केवल विचारों तक सीमित न रखते हुए BIS सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांत को स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेशन का आधार बना रहा है। स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान के तहत अपनाई गई ये प्रोएक्टिव अप्रोच सुनिश्चित करती है कि भारत की आर्थिक प्रगति सशक्त होने के साथ साथ ये वैश्विक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करने की दिशा में भी सार्थक योगदान दे। हाइड्रोजन उत्पादन और गुणवत्ता के लिए BIS ने कई महत्वपूर्ण मानक विकसित किए हैं, जैसे IS 16512 पार्ट 1 जो फ्यूल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने वाले हाइड्रोजन जनरेटर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। IS 16509 जो वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से काम करने वाले हाइड्रोजन जनरेटर्स को औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय उपयोग के लिए कवर करता है। IS 16061 हाइड्रोजन फ्यूल क्वालिटी को निर्धारित करता है, जबकि IS 16253 स्टेशनरी हाइड्रोजन डिटेक्शन एपरेटस की आवश्यकताएं तय करता है। IS 16749 हाइड्रोजन सिस्टम्स के लिए बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को परिभाषित करता है। इसके अतिरिक्त सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने हेतु ऊर्जा प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मानक भी तैयार किए गए हैं, जैसे IS 14286 पार्ट 1 सेक्शन 1 जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक PV मॉड्यूल्स की टेस्टिंग के लिए विशेष आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, तथा IS 17941 जो हैंड पंप कम सोलर पंपिंग सिस्टम से संबंधित है। IS 13429 पार्ट 1 सोलर कुकर और IS 16544 सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम जैसे मानक स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में मदद करते हैं। विंड एनर्जी जनरेशन सिस्टम्स के लिए BIS ने IS IEC 61400 मानक को अडॉप्ट किया है। स्ट्रीट लाइटिंग ल्यूमिनरीज में ऊर्जा संरक्षण एफिशिएंसी बढ़ाने और मेंटेनेंस में होने वाली लागत को कम करने के लिए BIS ने IS 16107 पार्ट 2 सेक्शन 2 जैसे मानक विकसित किए हैं, जो LED स्ट्रीट लाइटिंग ल्यूमिनेयर से संबंधित हैं। क्लाइमेट लीडरशिप और लो कार्बन डेवलपमेंट के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए BIS ने कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS टेक्नोलॉजीज से जुड़े 8 ISO स्टैंडर्ड्स को अपनाया है। इनमें से कुछ प्रमुख मानक हैं IS 19245, ISO 27917, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर, ट्रांसपोर्टेशन और जियोलॉजिकल स्टोरेज, वोकैबुलरी, क्रॉस कटिंग टर्म्स, IS 19246, ISO TR 27921 जो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर, ट्रांसपोर्टेशन और जियोलॉजिकल स्टोरेज से जुड़े क्रॉस कटिंग इश्यूज तथा CO2 स्ट्रीम कॉम्पोजिशन को परिभाषित करता है।
इसके अलावा कई अन्य मानक भी बनाए गए हैं। ये समावेशी, सुरक्षित और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। मानकीकरण के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ सस्टेनेबल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है को पूरा कर रहा है। स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स के लिए मानक एक मजबूत मापदंड तय करते हैं जिससे गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए आइए बात करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी से, जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 41 वर्षों से कार्यरत हैं। वे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। साथ ही वे भारत सरकार के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय में सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। स्टैंडर्ड स्टॉक सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के पूर्व डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मंत्रालय भारत सरकार में सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। साथ ही वे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जुड़ी सेक्शनल कमेटी MED 04 के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। सर, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे शब्द आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं। हमारे दर्शक इन शब्दों के बीच का अंतर जानना चाहेंगे। क्लीन एनर्जी वो ऊर्जा है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी। ग्रीन एनर्जी वो ऊर्जा है जो ऐसे तरीकों से उत्पन्न होती है या ऐसे स्रोतों से प्राप्त होती है जो प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये एक साफ डेफिनेशन है। तीसरी रिन्यूएबल एनर्जी है जो प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न होती है और ये बहुत कम समय में प्रतिदिन या लगातार पुनः उपलब्ध की जा सकती है। सर, क्लीन एनर्जी और उससे संबंधित देश के फ्यूचर रोड मैप के लिए तय टारगेट्स पर कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। भारत सरकार ने 500 गीगावाट का लक्ष्य तय किया है नॉन फॉसिल फ्यूल से, और इस 500 गीगावाट में से लगभग 254 गीगावाट अब तक हासिल किया जा चुका है। हाँ, 500 गीगावाट का ये लक्ष्य वर्ष 2030 के लिए तय किया गया है। सोलर ऊर्जा से लगभग 130 गीगावाट, विंड ऊर्जा से लगभग 54 गीगावाट, बायोमास से लगभग 11.5 गीगावाट और वाटर या हाइड्रो पावर से लगभग 55 गीगावाट यानी हाइड्रेट। सर, एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या आप इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं? हाँ, इन दोनों शब्दों के बीच एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। एनर्जी एफिशिएंसी का अर्थ है एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऊर्जा का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, और जबकि एनर्जी कंजर्वेशन का अर्थ है ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग, जहां निर्णय आपके हाथ में होता है। यदि आप 1 घंटे के लिए ही लाइट का उपयोग करते हैं तो वो एनर्जी कंजर्वेशन कहलाता है। क्या ये कहा जा सकता है कि BIS स्टैंडर्ड्स के अनुरूप पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है जो एनर्जी एफिशिएंसी की आवश्यकताओं और विभिन्न सिस्टम्स के लिए टेस्टिंग लैब्स की उपलब्धता सुनिश्चित करता है? जी हाँ, BIS ने आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त संख्या में लैब्स विकसित किए हैं। उदाहरण के तौर पर थिन फिल्म और क्रिस्टलाइन बेस्ड सोलर मॉड्यूल्स के लिए देश में लगभग 14 लैब्स उपलब्ध हैं, जो कि इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और सोलर इन्वर्टर के लिए, जो सोलर पावर प्लांट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लगभग 12 लैब्स उपलब्ध हैं। और सोलर स्टोरेज बैटरीज के लिए हमारे पास हैं 16 लैब्स। सोलर वाटर पंप्स के लिए लगभग 8 लैब्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा विंड टर्बाइन्स के लिए 6 टेस्ट सेंटर्स भी हैं, और ये सभी लैब्स अक्रेडिटेड हैं विधिवत रूप से BIS द्वारा। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी और स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं, तो क्या आप इस क्षेत्र में मौजूद गैप्स को उजागर कर सकते हैं, जहां रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में नए स्टैंडर्ड्स विकसित करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, क्योंकि ये सभी डेवलपिंग एरियाज हैं, इसलिए कुछ क्षेत्रों में नए स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता निश्चित रूप से अनिवार्य है। जैसे कि उदाहरण के लिए सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम्स,
मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ना कि उनके इंडिविजुअल पार्ट्स की। इसके साथ ही सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर्स जिनके लिए स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता है। फिर सोलर एल्यूमिनियम डीसी केबल। हमारे पास कॉपर डीसी केबल के स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन बाजार में सोलर एल्यूमिनियम केबल का उपयोग भी हो रहा है। इसके लिए स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है और बायो सीएनजी के लिए भी। इसके अलावा सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए स्टैंडर्ड्स आवश्यक हैं। साथ ही सोलर पावर प्लांट्स और विंड पावर प्लांट्स की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए भी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। भले ही कुछ पैरामीटर्स मौजूद हो, लेकिन कंप्लीट स्टैंडर्ड्स आवश्यक हैं। हमें पैलेट्स और ब्रिकेट्स के लिए भी स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए और ऐसे ही कई अन्य क्षेत्रों में भी स्टैंडर्ड्स निर्मित करने की जरूरत है। सर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन एनर्जी के कमर्शियल उपयोग पर काम किया जा रहा है। तो क्या आप हाइड्रोजन एनर्जी से जुड़े स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर विस्तार से बता सकते हैं? जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हाल ही में शुरू हुआ है और मैं ये बताना चाहूँगा कि BIS प्रारंभ से ही इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। कुछ स्टैंडर्ड्स को अपनाया जा चुका है और कुछ स्टैंडर्ड्स विकसित किए जा रहे हैं। अब तक लगभग 128 स्टैंडर्ड्स पर काम हो चुका है, जो हाइड्रोजन के स्टोरेज, प्रोडक्शन, डिस्पेंसिंग और कमर्शियल उपयोग से जुड़े हैं। साथ ही स्टोरेज टैंक्स बनाने में उपयोग होने वाले मटेरियल से भी ये संबंधित हैं। और साथ ही साथ इन 128 में से लगभग 58 स्टैंडर्ड्स पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं। इन 58 में से 20 स्टैंडर्ड्स मोबिलिटी एप्लीकेशंस के लिए हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक हैं। 5 स्टैंडर्ड्स पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के लिए और 1 स्टैंडर्ड स्टेशनरी फ्यूल सेल के लिए है। शेष एप्लीकेशन से जुड़े स्टैंडर्ड्स विभिन्न चरणों में पब्लिकेशन की प्रक्रिया में हैं BIS द्वारा। इसलिए मेरा मानना है कि ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य में हमारे लिए एक अत्यंत मूल्यवान संसाधन होंगे। जी हाँ, हम हाइड्रोजन के उपयोग को लेकर आशावान और उत्साहित हैं। जैसे स्टील, शिपिंग और रिफाइनरीज आदि क्षेत्रों में ये सभी एनर्जी गजलिंग इंडस्ट्रीज हैं और इनमें हाइड्रोजन का उपयोग महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही वेहिकुलर एप्लीकेशंस में हाइड्रोजन का उपयोग भी बहुत प्रमुख होगा। धन्यवाद सर, ये चर्चा वास्तव में ज्ञानवर्धक रही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और दर्शकों के साथ अपना अनुभव और ज्ञान साझा करने के लिए भी हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। साथ ही मैं इस क्षेत्र में BIS के इनिशिएटिव्स की सराहना करता हूँ। अब बारी है कंज्यूमर कनेक्ट सेगमेंट की, जहां हम उपभोक्ताओं को जागरूक बनाते हैं कि कैसे सही मानकों को पहचानें और सुरक्षित उत्पाद को ही चुनें। Welcome to the Consumer Awareness Program of Bureau of Indian Standards. This is Kumar Saurav from BIS, Scientist B, here to help you choose the best bicycle for your child. So when you go to buy a bicycle, the first thing that you should see is the size of bicycle. But how will you ensure that it's of the optimum size for your child? The best way is to just let your child sit on it and see that their feet touches the ground comfortably. The handle should be within their reach and the frame of the bicycle should be sturdy, because that will ensure confidence in your child while they ride the bicycle. The second most important thing are brakes. You should see that the brakes are applied easily both the front and the rear. Look for sharp edges, protruding parts that can cause injury to your child. See that the cycle comes with chain guard that prevents the cloth or shoelaces from getting entangled into the chain, which can cause serious injury and accidents. The tires should provide firm grip to the surface. And one thing that is extremely important but ignored a lot are reflectors. That should be at the back, at the front, at the tires, and as well as at the pedals of the bicycle. And remember that when it is on the tires, the reflecting surface are on both the sides of the tires. From the right frame size to the effective braking systems, including the reflectors, matters when it comes to the safety of your child. Here BIS comes to your rescue. BIS standard IS 10613 sets the benchmark for safe bicycles in India. As per government directives,
bicycles are sold only when optimum number of ISI marked reflectors are present on the bicycle, and which should be as per IS 10613. So when you buy a bicycle, always insist on the safety features including the ISI marked reflectors, and remember to verify the authenticity of the mark by checking the license number just below the ISI mark into the BIS Care app, which is present in the App Store as well as Play Store. स्टैंडर्ड्स वॉच के इस संस्करण में बस इतना ही। जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, यदि आप ऊर्जा संरक्षण से जुड़े मानकों के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या आपको किसी भी उत्पाद की प्रामाणिकता को लेकर कोई भी संदेह हो तो BIS केयर ऐप डाउनलोड करके तुरंत उत्पाद की पुष्टि कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप BIS की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या standardswatch@bis.gov.in पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सतर्क रहें, गुणवत्ता चुनें और मानकों द्वारा मजबूत और सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार।